हेलो। नमस्कार दोस्तों। जैसे कि आपको पता है हमने अपना नाउन स्टार्ट करा था इंग्लिश में और कुछ जेंडर के बारे में हमने पढ़ लिया था। तो उसको आगे बढ़ाते हुए जेंडर से ही रिलेटेड कुछ बातें करेंगे। फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे केसेस ऑफ नाउन। उसके बाद कंपाउंड नाउन क्या होता है। इस तरीके से अपनी सारी चीजें आज जो है हम कंपाउंड नाउन तक अपना कंप्लीट कर लेंगे, है ना। जेंडर के बारे में हमने थोड़ी बातें कर ली थी। अब यहाँ देखो, यहाँ दो सेंटेंस लिखे हुए हैं, है ना। एक में लिखा हुआ है अ स्टूडेंट इज एक्सपेक्टेड टू यूटिलाइज हिज हर इट्स टाइम, है ना। समझो जरा, एक कहानी कहने की बात क्या है कि अगर कोई चीज है जो मेल को डिनोट करती है, हम उसके लिए ही यूज करते हैं, और ही के लिए ही हम यूज करते हैं हिज। आगे प्रोनाउन जब मैं पढ़ाऊंगा तो हम इस पे बात करेंगे। फिर है जो हमारा फीमेल, फीमेल के लिए हम शी यूज करते हैं। अगर उसके पोजेशन की बात है तो हम यूज करते हैं हाँ। अगर कोई चीज है एनिमल या नॉन लिविंग, कोई एनिमल है या नॉन लिविंग थिंग है, ऐसे में हम यूज करते हैं उसके लिए इट, और इसके पोजेशन के लिए हम यूज करते हैं इट्स, है ना। तो ये सारी बातें हैं कि अगर हम यूज करना चाहते हैं पॉजेसिव, पॉजेसिव वर्ड्स कौन से होते हैं, जो अधिकार बताने वाले होते हैं, है ना। अधिकार जानने के लिए हम हिंदी में कहें तो वैसा शब्द जो का के की बात कर रहा हो, है ना। चलो, अब यहाँ देखोगे तो क्या लिखा हुआ है, अ स्टूडेंट इज एक्सपेक्टेड टू यूटिलाइज हिज हर इट्स टाइम, है ना। अ टीचर मस्ट बी ट्रू टू हिज हर इट्स एफर्ट्स। अब देखो यहाँ आप देखोगे, यहाँ एक वर्ड लिखा हुआ है जो हमने पढ़ा था पीछे, कॉमन जेंडर में। कॉमन जेंडर क्या कहता है कि कोई ऐसा शब्द जो क्या हो सकता है, दोनों, मेल के लिए भी और फीमेल के लिए, दोनों के लिए यूज हो सकता है। अब जिसके लिए यूज कर, जैसे मैं अगर यहाँ टीचर की बात कर रहा हूँ, तो आपको ये टीचर शब्द देखते ही ये अंदाजा नहीं लगा पा रहे होगे आप कि ये मैं किसकी बात कर रहा हूँ, कि ये जो पढ़ाने वाला है अध्यापक या अध्यापिका क्या है ना। तो मेल या फीमेल के बारे में हमें जानकारी इन कॉमन वर्ड से नहीं मिलती, कॉमन जेंडर से नहीं मिलती। तो ऐसे में फिर अगर कभी एग्जाम में हो और हमें इनमें से किसी एक को प्रायोरिटी देनी हो, तो प्रायोरिटी कैसे रखेंगे। देखो, हम तो क्या है, हम तो इंडियन है। हमारे यहाँ अगर प्रायोरिटी की बात होती कि अगर ये हमारी भाषा होती या हमने ये बनाई होती इंग्लिश, तो फिर प्रायोरिटी हम किसको देते, क्योंकि हमारे यहाँ आप देखोगे तो हर चीज में जो है फीमेल्स को प्रायोरिटी दी जाती है। फीमेल्स को प्रायोरिटी देने का मतलब क्या है कि हम, जैसे अगर आप अपने घर में भी देखोगे तो गृह प्रवेश भी किसका होता है, फीमेल्स का होता है, लड़कों का नहीं होता, है ना। कि लड़के जा रहे हैं वो सिर के ऊपर वो रख के, ऐसा आपने नहीं देखा होगा। तो फीमेल का ही होता है, इस वजह से उनकी ही प्रायोरिटी हमारे यहाँ होती है ज्यादा। पूजा भी हम फीमेल्स की करते हैं, है ना। तो लक्ष्मी मानते हैं अपने घर की। तो अगर हम प्रायोरिटी दे रहे होते तो सबसे पहले हम किसको प्रायोरिटी देते, हम शी को प्रायोरिटी देते। पर देखो अब जिनकी इंग्लिश है, उन्होंने कहा कि अगर जेंडर प्रायोरिटी में रखा जाए तो प्रायोरिटी में सबसे पहले रखेंगे हम ही को। मतलब मेल्स की प्रायोरिटी क्या है कि अगर जब भी आपको कॉमन जेंडर दिखे और कॉमन जेंडर में किसी भी जेंडर की प्रायोरिटी देनी हो, तो सबसे पहले देंगे आप ही को, सेकंड पे आप दोगे इट को, और तीसरे पे आप रखोगे शी को। देख लो हरामखोरों की हरकत, है ना। तो ऐसे में हम कहेंगे, तो जेंडर प्रायोरिटी ऐसे ही सेट हुई। तो सबसे पहले अगर इनमें से आपको प्रायोरिटी देने की बात हो तो आप किसको कहोगे, यहाँ मैं कहूंगा सबसे पहले हिज, फिर इट्स, और फिर कहूंगा हर। फिर यहाँ हिज, इट्स और हर, इस तरीके से क्या है, जेंडर की प्रायोरिटी दी जाती है। जब हम इसमें आगे क्वेश्चन टैग में आपको टॉपिक पढ़ा रहूंगा, तो उसमें भी इसके बारे में कुछ जेंडर प्रायोरिटी से रिलेटेड आपको जानने को वहां मिलेगा, है ना। कि जहाँ कॉमन जेंडर लिखा हो और वहां क्वेश्चन टैग के लिए हमें प्रोनाउन यूज करना होता है, कि अगर मान लो स्टूडेंट लिखा है उसमें, तो प्रोनाउन तो दो होते हैं, आपका स्टूडेंट शी भी हो सकता है, आपका स्टूडेंट ही भी हो सकता है, पर वहां प्रायोरिटी किसकी देनी पड़ती है, ही की प्रायोरिटी देती है। तो यही जो है हमारा क्या है, यहीं से वो चीज आई है। तो जेंडर प्रायोरिटी की बात है, तो जेंडर प्रायोरिटी में हमेशा ध्यान रखें, ऑर्डर क्या रहेगा, पहले ही को प्रायोरिटी दी जाएगी, फिर इट को, और उसके बाद शी को, है ना। नोट्स बड़ा ढंग से बनाना, है ना। बहुत छोटी बातें हैं, नाउन एक अच्छा टॉपिक है हमारा, कम से कम 8-10 क्लास लग जाएंगे जिसको करने में। तो आपको सारी चीजें ढंग से पढ़नी है भाई। चलो आगे बढ़ जाते हैं। यहाँ लिखा हुआ है टीचर, मेल टीचर, फीमेल टीचर, मैन टीचर, लेडी टीचर। देखो सर, कुछ बहुत सारी चीजें क्या है, इस तरीके से यहाँ वर्ड्स लिखे हुए हैं।
जिनके अंदर अगर आप देखोगे तो सारे के सारे अपने अपने क्या लिखे हुए हैं, एक कॉमन जेंडर लिखा हुआ है कि टीचर क्या है, कॉमन जेंडर है ना। तो जब ये कॉमन जेंडर है तो अब मैं क्या करना चाह रहा हूँ, मैं बताना चाह रहा हूँ अलग से इसके साथ एक शब्द जोड़ के, एक वर्ड लगा के कि मुझे कॉमन जेंडर डिस्क्राइब करना है कि जैसे हम टीचर जो है मेरा क्या है, मेल है। तो जब आपको डिस्क्राइब करना ही है तो फिर आपको एक शब्द चाहिए होगा। अब मेरी बात ध्यान से सुनेंगे आप। क्या कि हमारे पास दो वर्ड होते हैं। मेल वो शब्द होता है जो आदमी को दिखाता है, फीमेल वो शब्द होता है जो औरत के लिए यूज होता है। ऐसे ही हमारे साथ पास एक शब्द है मैन, और ऐसे ही एक शब्द है वुमेन। तो ये दोनों शब्द, अब समझो कहानी क्या हुई, गड़बड़ कहाँ शुरू हुई, कि जब हमारे पास मेल शब्द ही क्या था, बता पा रहा था कि वो आदमी के लिए यूज हो रहा है, फीमेल बता पा रहा था औरत के लिए है, ऐसे ही मैन और वुमेन। तो जब हमने पहले अगर ये वाला बना लिया था मेल और फीमेल, तो हमें मैन और वुमेन क्यों बनाया? अगर मैन और वुमेन हमने यूज कर लिया था तो फिर ये क्यों बनाया? देखो आपको क्या करना है, पहले इस वीडियो को पॉज करना है और लॉजिक के हिसाब से अपना दिमाग लगाना है कि ये सारे शब्दों में कौन सा शब्द जो है ठीक लिखा हुआ है। आपको सही या गलत छांटना है उसमें से, ठीक है। और फिर मैं जो है लॉजिक आपको बताता हूँ क्या है कहानी, समझो जरा। मेन और वुमेन तब आते हैं जब आप किसी कॉमन जेंडर का रैंक बता रहे हो, पोस्ट बता रहे हो, जॉब टाइटल बता रहे हो, काम धंधा बता रहे हो, है ना। कि अगर इन चीजों की बात हो ना भाई, तो आप शब्दों का यूज करोगे कॉमन जेंडर के लिए अगर वो औरत है तो वुमेन, और आदमी के लिए मैन। फिर समझो किसी के रैंक, पोस्ट, जॉब टाइटल की अगर आप बात कर रहे हो, प्रोफेशन की अगर बात कर रहे हो, तो ऐसे में हम यूज करते हैं मेन और वुमेन। पर अगर आप किसी की शारीरिक विशेषताओं पर, फिजिकल करेक्टरिस्टिक पर बात करें, तो हम यूज करते हैं क्या, फिजिकल करेक्टरिस्टिक। कैसे? जैसे मान लो आप दुकान पे कोई भी पर्स लेने गए, वहां आपने खरीदा एक पर्स, और पर्स देखा आपने जाके वहां, तो पर्स आपने देखा होगा दो तरीके के पर्स हमारे पास होते हैं। एक वो पर्स जो फीमेल के लिए बना होता है जिसमें एक स्ट्रिप लगी होती है, वो लटका के जो चलने वाला है, और एक आदमी के पास होता है जिसको हम जेब में डाल के चले जाते हैं। तो आप जब देखोगे उनके फिजिकल अपीयरेंस या उनकी शारीरिक विशेषताएं देख के ही आप बता दोगे कि अगर आप बाहर कहीं लटका हुआ दुकान पे देखते हो तो आप कह दोगे, आसानी से बता दोगे कि इसको लेके कौन चलेगा, या किसके लिए बनाया गया है, फीमेल्स के लिए बनाया गया है ना, जो जेब में डालने वाला है वो आदमी। तो फिजिकल अपीयरेंस जब किसी चीज का देख के आपको पता चल जाए तो हम यूज करते हैं उसके साथ फीमेल और मेल शब्द का। समझो अब यहाँ टीचर क्या है, कॉमन जेंडर है, बिल्कुल ठीक लिखा हुआ है, इसमें कोई भी गड़बड़ नहीं है, कॉमन जेंडर हम यूज करते हैं। पर जैसे ही मैं टीचर की बात कर रहा हूँ, टीचर काम धंधा है, किसी का जॉब टाइटल है, तो ऐसे में इसके साथ मेल शब्द का यूज नहीं होगा, क्या होगा, मेन शब्द का आप यूज करोगे। ऐसे ही फीमेल टीचर नहीं होता, वुमेन टीचर हमारा होता है। तो मेन टीचर क्या लिखा हुआ आगे, बिल्कुल सही लिखा हुआ, जैसे यहाँ लिखा हुआ लेडी डॉक्टर, डॉक्टर भी क्या है, किसी का काम धंधा है, तो हम कहेंगे वुमेन डॉक्टर, ना कि लेडी डॉक्टर। मेन डॉक्टर भी आगे क्या लिखा हुआ, ठीक लिखा हुआ। प्रिंसिपल, याद रखना एक और शब्द होता है हमारे पास प्रिंसिपल, उसकी स्पेलिंग में PLE होता है, जिसको हम सिद्धांत कहते हैं, है ना, अपने अपने सिद्धांत होते हैं वैसे वाला। तो उसमें PLE होता है, इसमें PAL होता है। स्पेलिंग मिस्टेक भी आपसे पूछे जाते हैं। तो यहाँ प्रिंसिपल क्या है, एक पोस्ट का नाम है, तो पोस्ट का नाम है तो फिर लेडी अगर इस पे है तो हम कहेंगे वुमेन है। इंस्पेक्टर भी एक पोस्ट का नाम है, तो वुमेन इंस्पेक्टर आप कहोगे, ना कि फीमेल इंस्पेक्टर। सब इंस्पेक्टर मेल है तो हम क्या कहेंगे, मैन सब इंस्पेक्टर। ऐसे ही एक्टर क्या है, काम धंधा है किसी का, तो वुमेन एक्टर ठीक लिखा हुआ है। मैन एक्टर भी क्या है, ठीक लिखा हुआ है। नर्स क्या है, ये भी किसी का काम धंधा है, पोस्ट है एक तरीके से, तो ये भी क्या है आपका, वुमेन, तो नर्स जो है ठीक लिखा हुआ है। ऐसे ही यहाँ ड्रेस, ड्रेस क्या है, मेल के लिए अलग बना होता है, फीमेल के लिए अलग होता है, तो यहाँ हम यूज करेंगे क्योंकि फिजिकल करेक्टरिस्टिक की बात है, तो आप यूज करेंगे फीमेल ड्रेस। ऐसे ही यहाँ शूज लिखे हुए हैं, शूज भी क्या है, दोनों के लिए अलग अलग बनते हैं, तो ऐसे ही यहाँ भी क्या होगा आपका, फीमेल शूज होगा। फीमेल पर्स बिल्कुल ठीक लिखा हुआ है, तो है ना, लेडी पर्स कहने वाले क्या हैं, गलत बोलते हैं, इंग्लिश के हिसाब से ग्रामेटिकली वो चीजें क्या होती हैं, गलत होती हैं, है ना। तो चलो आगे बढ़ते हैं। इतना आपको समझ आया होगा किसके बारे में, जेंडर के बारे में, और इस मेल फीमेल और मेन वुमेन शब्द का भी आपको आज पता चला होगा। तो चलो आगे बढ़ जाते हैं, इस पे ही बात करते हैं। देखो अब यहाँ क्या है, आपके सामने कुछ वर्ड्स लिखे हुए हैं, और इन वर्ड्स के साथ आपको क्या करना है। देखो वैसे तो हो सकता है कि ये सारे के सारे क्या हो, न्यूट्रल जेंडर हो,
न्यूट्रल मतलब वैसे वाला न्यूट्रल जो ना मेल है ना फीमेल है, जहां हम ऑब्जेक्ट्स या चीजों की बात कर रहे हैं, थिंग्स की बात करते हैं, तो इनका कोई जेंडर नहीं होता। पढ़ के आए हैं अभी हम ये सारी बातें। पर इसके अलावा अगर कभी भी, जैसे आप डीएसएसबी वगैरह या फिर किसी स्टेट के एग्जाम में बैठते हो, तो वहाँ कुछ ऐसी चीजें हैं, जब रीजनिंग में आपसे कुछ क्वेश्चन पूछ लेता है, रीजनिंग में कैसा क्वेश्चन आपसे पूछेगा, ऐसा क्वेश्चन पूछ लेता है कई बार कि चार ऑप्शन वहां दे देगा, ए बी सी और डी। तो वो कुछ ऐसे बेसिस पे उनको बांटता है कि तीन चीजें उसमें से मेल को दिखा रही होंगी, एक वहां फीमेल होगा, तो फीमेल आपका क्या हो जाएगा, ओड वन आउट, आंसर आपका हो जाएगा। या फिर तीन चीजें उसमें से फीमेल को दिखा रही होंगी, एक मेल, जो ओड वन आउट बनता है आपका टॉपिक अलग छांटने वाला, वो यहीं से कुछ ऐसी चीजें। तो अगर आपको इनमें से, मैं ये कहूं कि आपके लिए काम ये है कि आपको क्या करना है, इन वर्ड्स में से अगर जिसका आपको लगता है मेल तो उसके नीचे एम, और जिसका लगता है आपको फीमेल तो आप उसके नीचे एफ लिख सकते हैं। है ना, पहला काम आपको खुद से सोचना है। फिर जो है ना, अब ये ऑनलाइन क्लास है तो इसमें वेट नहीं करूंगा कि आप अपनी तरफ से करें, पहले आपको वीडियो को रोकना है, अपनी कॉपी पे लिखना है, फिर मेल फीमेल छांटना है और फिर आंसर देखना है, इस तरीके से कि जैसे ये बिल्कुल ऑफलाइन क्लास जैसे चलता है वैसे ही आपको नोट्स वोट्स बनाने हैं, रुक। ठीक है, देखो, समझो यहाँ क्या लिखा हो, सन मून रिवर अर्थ लाइफ डेथ स्टॉर्म सनलाइट मूनलाइट। देखो यहाँ वैसी चीजें जो मैस्कुलिन को दिखाती हैं, मतलब मेल डिनोटिंग जो चीजें हैं, उनके अंदर आप क्या देखोगे, मेल जितने भी होंगे थोड़े क्या होंगे, रूड होंगे, है ना, थोड़े से रफ होते हैं, थोड़े से इनके स्ट्रेंथ ज्यादा होती है ना, है ना, शारीरिक स्ट्रेंथ की मैं बात कर रहा हूँ, शरीर की ताकत की बात कर रहा हूँ। आमतौर पे किसी महिला के मुकाबले आदमी में फिजिकल स्ट्रेंथ थोड़ा ज्यादा होती है, वो काम भी थोड़ा सा हार्ड काम जो है वो भी कर लेता है। तो ये सारे क्या है, उसकी खूबियां हैं। इसके अलावा वो सारी चीजें क्या होंगी जो फेमिनिन को डिनोट कर रही होंगी, फीमेल्स को दिखाने वाली चीजें होंगी, वो थोड़ी स्मूथ होती है ना, वो थोड़ी क्या होंगी, उनके अंदर आपको ब्यूटी मिलेगी, उनके अंदर आपको जो सबसे अलग करता है वो है प्रोडक्टिविटी। तो अगर प्रोडक्टिविटी होगी तो वो सारी चीजें क्या है, आपको फीमेल्स की तरफ ले जाती हैं। अब देखो ढूंढो, यहाँ लिखा हुआ है सन, तो सन कैसा है, मेल है या फीमेल है? अब जैसे ही आप देखोगे सन तो बहुत क्या होता है, स्ट्रेंथ होती है उसमें, आप खड़े हो जाओ, सूरज की गर्मी में ज्यादा देर खड़े नहीं हो पाओगे, तो सन हमारा क्या है, मेल है। आगे देखो, मून लिखा हुआ है, मून चंद्रमा, तो चंद्रमा क्या है, चंद्रमा थोड़ा क्या होता है, स्मूथ होता है, ब्यूटी होती है उसके अंदर। तो जब ये ब्यूटी होती है, स्मूथ होता है, तो ऐसे में हम कहते हैं फीमेल होगा। तो चंदा मामा नहीं है भाई, मामी है। आज से कहावत चेंज कर लेना अपने बच्चों के लिए कि चंदा मामी आएगी, चंदा मामा नहीं आएंगे, क्योंकि वो क्या होता है, फीमेल होता है ना। कि रिवर क्या है, रिवर अच्छा लगता है, जहां से जाएगी पानी जाएगा, प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, तो ये भी हमारा क्या है, फीमेल है। अर्थ भी क्या है, वैसे भी हम धरती माता कहते हैं, तो अर्थ भी क्या है, हमारा प्रोडक्टिविटी है यहाँ। लाइफ भी क्या है आपका, फीमेल है, ब्यूटी है, जीवन अच्छा है ना। और डेथ, डेथ की अगर बात होगी तो क्या है, भयंकर होती है, बिल्कुल ताकत होती है इसमें, स्ट्रेंथ होती है, कोई भी हो, है ना। डेथ सबको आनी है, तो ये क्या है, मेल है। स्टॉर्म क्या है, तूफान, मेल है। सनलाइट क्या है, मेल है। मूनलाइट क्या है, फीमेल है। स्प्रिंग क्या है, वसंत ऋतु, हल्की फौहारें आती हैं, पेड़ पौधे उग जाते हैं, तो ये क्या है, फीमेल है। ओटम क्या है, पतझड़, अब भाई जिसने पत्ते ही झाड़ दिए उसमें तो पावर है, मेल। विंटर क्या है, कड़कती ठंड, मेल है। सर कड़कती गर्मी, मेल है, पावर है। तो ये सारी चीजें क्या है, बेसिकली आपको ध्यान रखना है, किस बेस पे, इन सारी चीजों के बेस पे आपको किसी भी जेंडर को अगर डिस्क्राइब करना हो तो इन चीजों से आप डिस्क्राइब कर सकते हैं कि वो कहाँ जाएगा, मेल की तरफ जाएगा या फीमेल की तरफ जाएगा। ये सारी बातें आप कहीं भी न्यूट्रल जेंडर के साथ थोड़ा सा चीजों को ऑब्जेक्टिफाई करके आप पता लगा सकते हैं इस तरीके से। तो चलो आगे बढ़ जाते हैं, फिर आगे हम बात। फिर आता है केसेस ऑफ नाउन। देखो केस का मतलब क्या होता है, केस का मतलब ये होता है कि किसी भी सेंटेंस में हम नाउन को कैसे यूज करते हैं। जैसे एक सेंटेंस मैंने लिखा, राम कॉल्ड रीना, है ना, हमारी क्लास का पहला सेंटेंस था ये जब हमने स्टार्टिंग करी थी। तो यहाँ लिखा हुआ है राम कॉल्ड रीना, एक सेंटेंस मैंने लिखा, तो एक जगह है राम, ये भी हमारा नाउन है, और एक जगह है रीना, ये पर्सन के नाम है, तो नाउन है। तो जब कभी भी समझिए जरा, नाउन मतलब यूज किस तरीके से होता है किसी भी सेंटेंस के अंदर,
उसका क्या बन जाता है, केस बन जाता है। ठीक है, तो यहाँ अगर आप नाउन देखोगे तो ये क्या कर रहा है, ये सेंटेंस में काम कर रहा है सब्जेक्ट का, ये आपसे बता रहा है कि काम करने वाला है, तो डूअर है, ये एक तरीका का सब्जेक्ट है। तो जब भी नाउन का यूज कैसे होगा, एज अ सब्जेक्ट अगर होगा किसी सेंटेंस में, तो ऐसे में हम क्या करेंगे, उसको कहेंगे सब्जेक्टिव केस कहेंगे, या आप कहिए नॉमिनेटिव केस, या फिर उसका दूसरा नाम क्या है, नॉमिनेटिव केस है। तो ये सारी कहानी क्या है, जब भी नाउन सेंटेंस में किसी नाउन का यूज किस तरीके से होता है, उसी को हम कहते हैं, उसका केस कहते हैं, केसेस ऑफ नाउन, इस तरीके। तो यहाँ आप देखोगे इस सेंटेंस के अंदर रीना का एक ऑब्जेक्ट के तरीके से यूज हुआ है, तो जब भी ऑब्जेक्ट के तरीके से यूज होगा, तो ऐसे में हम क्या कहेंगे, इसको आप कहेंगे ऑब्जेक्टिव केस या फिर एक्यूजेटिव केस। इसका दूसरा नाम क्या है, एक्यूजेटिव केस, है ना। तो ये सारे के सारे क्या है, बेसिकली पार्ट्स ऑफ स्पीच का पार्ट है। देखो जैसे आपका नाम है, इनका भी अपना नाम है, तो आपको नाम इनके बिल्कुल याद रखने हैं। तो किसी भी सेंटेंस के अंदर नाउन या प्रोनाउन दो तरीके से यहाँ यूज हो सकते हैं, या तो सब्जेक्ट, उसको हम कहेंगे सब्जेक्टिव केस या नॉमिनेटिव केस। कोई नाउन अगर ऑब्जेक्ट के तरीके से यूज हो रहा है, तो उसको ऑब्जेक्टिव केस हम कहेंगे, या फिर एक्विजेटिव केस। इतनी सी बात जो है आपको ध्यान रखती है। अब देखो एक सेंटेंस में है, लिखता हूं, जैसे मैंने लिखा राहुल, यू केम लेट टुडे, और एक सेंटेंस में ऐसा लिख दूं, यू केम लेट टुडे राहुल। पहले अगर आप देखोगे तो इस सेंटेंस के अंदर आपको नाउन ढूंढना है, क्योंकि नाउन टॉपिक ही हमारा चल रहा है, तो ये रहा नाउन, यहाँ भी क्या है नाउन, ये रहा। तो राहुल यू केम लेट टुडे, और राहुल यू केम लेट टुडे, राहुल दो जगह, एक बार नाउन को मैंने आगे रखा, एक बार नाउन को मैंने पीछे रखा। अगर मैं मान लो क्लास में पढ़ा रहा हूँ, और सारे बच्चे जो है क्लास में बैठे हुए हैं, और मुझे गेट की तरफ से दिखाई दे रहा है, शीशे के अंदर से, कि कोई मिरर के अंदर से, कि बच्चा कोई आ रहा है, तो ऐसे में मैं अगर कहूंगा यू केम लेट टुडे, तो बाकी बच्चों को क्या वहां पता चल जाएगा कि कौन जो है क्लास में लेट आया है? नहीं। तो जैसे ही मैं कह दूंगा कि भाई यू केम लेट टुडे, और फिर ये नाम ले दूंगा राहुल, तो पूरी क्लास को पता चल जाएगा कि ये राहुल लेट आया है। तो राहुल अगर लेट आया है, तो ये सारा सेंटेंस मैंने किसको डेडिकेट कर दिया, किसको एड्रेस कर दी ये बात, कि लेट आने वाली जो बात है, उसमें हम यूज कर रहे हैं किसको, नाउन को। तो जब भी एड्रेसल पर्पज के लिए नाउन यूज होता है, उसको हम कहते हैं वोकेटिव केस। वोकेट का मतलब जो होता है वोकेशन, वोकेशन आपने सुना होगा, आह्वान करना सुना होगा आपने। जब हवन होता है तो हम वहां क्या करते हैं, देवताओं के मंत्र अलग अलग बोले जाते हैं और उनका आह्वान किया जाता है, अग्नि देवता इस तरीके से स्वाहा हम बोलते हैं। तो वहां हम वोकेटिव केस का यूज करते हैं, ताकि जो है सबको पता चले कि ये आहुति जो है उन भगवान को दी गई है। तो वो सारी जो आहुति है, जो मंत्र बोला गया, वो किनको डेडिकेट है, वो नाम को डेडिकेट है, उन भगवान को डेडिकेट है। तो जब भी हम चीजें क्या करते हैं, किसी को एड्रेस करने के लिए यूज करते हैं नाउन का, एड्रेसल पर्पज के लिए, तो हम उसमें जो नाउन है हमारा, उसको वोकेटिव केस कहा जाता है। तो बेसिकली क्या है, आपको ध्यान रखना है कि ये हमारे तीन तरीके के केसेस हुए, सब्जेक्टिव केस, नॉमिनेटिव जिसका दूसरा नाम है ऑब्जेक्टिव या एक्जेक्टिव, और तीसरा हमारा आता है वोकेटिव केस। चौथा जो सबसे जरूरी है, वो आता है हमारा, इसको हम कहेंगे, लिख के बता दो। जैसे मैं लिखा राम्स हाउस, मैंने क्या लिखा कि राम का घर है। फिर मैंने लिखा टेबल्स लेग। तो समझो जो तीसरा केस है उसका नाम है पोजेसिव केस। पोजेसिव केस क्या होता है भाई, पोजेसिव केस होता है, हिंदी में कहें तो का, के, की। तो वैसे शब्द जो किसी चीज के ऊपर बिलोंगिंग्स बताते हैं, ऑनरशिप बताते हैं किसी भी चीज के ऊपर, तो जब भी हम किसी चीज के साथ ये सारी बातें कर रहे होंगे, अधिकार बताने की कोशिश कर रहे होंगे, तो हम यूज करते हैं। अगर जिसका अधिकार बता रहे हो, अगर वो चीज है लिविंग, मतलब लिविंग थिंग है, उसके साथ हम लगाते हैं एपोस्ट्रोफी एस, ऐसे बात। और अगर वो कोई चीज है नॉन लिविंग, और उसका आप अधिकार बताते हैं किसी चीज के ऊपर, तो ऐसे में हम यूज करते हैं ऑफ। तो ये दोनों ही, अगर हिंदी की बात करें का, के, की बात कर रहे होंगे, है ना, तो लिविंग थिंग्स के साथ एपोस्ट्रोफी एस लगता है, नॉन लिविंग के साथ क्या लगता है हमारा, ऑफ लगता है। तो यहाँ अगर आप देखोगे, जो ये नाउन आपने लिखा हुआ है, ये कैसा है, लिविंग थिंग है, तो इसके साथ हमने क्या लगा, एपोस्ट्रोफी, तो ये बिल्कुल ठीक लिखा हुआ है राम।
हर तो यहाँ आप देखोगे टेबल्स लैग, तो लैग पे जो अधिकार है, इस टांग के ऊपर अधिकार किसका है? टेबल का। और टेबल हमारा क्या है? नॉन लिविंग। तो फिर ये गलत तरीके से लिखा हुआ, हम कैसे लिखेंगे? लेग ऑफ टेबल, इस तरीके से लिखा जाएगा। अब देखो लिखा हुआ कैसे है। जब भी पोजेशन आपको बताना है किसी चीज पे, है ना, अधिकार आप बताते हैं, तो ऐसे लिखेंगे, जो भी नाउन है आप लिख रहे हो उसके साथ एपोस्ट्रोफे। अगर ये नाउन क्या है मेरा? लिविंग थिंग। लिविंग थिंग है तो एपोस्ट्रोफे, और उसके बाद जिस चीज पे आप अधिकार बताते हो उस पोजेशन को कहाँ लिखा जाता है? पीछे लिखा जाता है। कब लिखा जाता है? जब कोई भी ऐसी चीज का आप अधिकार बता रहे हो जो लिविंग है। टेबल्स लेग यहाँ लिखा हुआ है। देखो अब फिर हमने ठीक करके कैसे करा उसको? लेग ऑफ टेबल। तो जब भी आप क्या कर रहे हो, हमारा जो नाउन है कैसा होगा? नॉन लिविंग अगर हमारा ये नाउन हो जाए जिसका आप अधिकार बताना चाहते हैं, तो उसके साथ हम कैसे लिखते हैं समझो जरा। सबसे पहले लिखा जाता है पोजेशन, उसके बाद लिखा जाता है ऑफ, और उसके बाद वो नाउन जिसका आप अधिकार बताना चाहते हैं। क्या देखो ऐसे ही लिखा हुआ है पोजेशन। पोजेशन मतलब अधिकार, जिस चीज पे आप अधिकार बताते हो। तो लेग पहले आया, उसके बाद ऑफ आया, उसके बाद टेबल आया, तो टेबल हमारा नाउन। तो बेसिकली ध्यान रखना, जब भी लिविंग थिंग्स के साथ हम यूज करते हैं तो एपोस्ट्रोफी लगाते हैं, नॉन लिविंग के साथ हम लगाते हैं ऑफ। इसको कहा जाता है पॉजिटिव केस। अगर आपका नाउन लिविंग थिंग है तो उसके साथ हम यूज करते हैं एपोस्ट्रोफी, और सबसे पहले लिखा जाता है, हम वहां लिखेंगे नाउन, लिखेंगे उसके साथ अपोस्ट्रोफी लगाएंगे, बाद में पोजीशन पर। जैसे ही वो नाउन आपका नॉन लिविंग हो जाएगा तो ऐसे में पहले पोजीशन, फिर ऑफ, फिर क्या लिखा जाता है? नाउन लिखा जाता है। तो ये हुआ पोजेसिव केस की बात। और आपको क्या करना है, देखो नोट्स ऐसे ही बनाने हैं भाई, जैसे मैं लिख के बता रहा हूँ अपने तरीके से। एक दो पेन का आप यूज करेंगे अलग अलग कलर का, ताकि आपको चीजें पता चले कि यहाँ करेक्शन है, यहाँ सारी चीजें हमने यहाँ से ठीक करा। तो चलो आगे बढ़ते हैं। इसी में आगे दो तीन चीजें और हैं, समझो कहानी। जैसे मैंने यहाँ लिख दिया राम्स हाउस, अभी लिखा हुआ था। फिर मैंने लिख दिया यहाँ रोहित, रोहित हाउस। फिर मैंने लिखा पारस हाउस। फिर मैं लिख दिया हर्ष। अब समझो जरा, जब भी आप क्या करोगे, इन शब्दों को बोलने की कोशिश करो, तो आप आसानी से क्या कर रहे होगे, ये बोल पा रहे होगे। राम्स हाउस, राम्स हाउस, राम का घर। रोहित हाउस, आसानी से बोलने। तो जब इसको बोलने की बात होगी ना, पार्स हाउस, इस तरीके से बोलना पड़ रहा है। हर्ष हाउस, कैसे डबल एस का साउंड यहाँ से बन रहा है, और जो बोलने में बड़ा कठिन है। हम तो देखो इंडियन है, जुगाड़ के साथ फिर भी बोल लेते हैं। अब अंग्रेजों को बड़ा दिक्कत होता है क्योंकि उनका वोकल इतना वैसा नहीं होता हमारे जैसे। तो अब समझो हुई क्या गड़बड़, कि जब भी कोई नाउन, ऐसा नाउन जिसके साथ हमें अपोस्ट्रोफी लगाना है, इस नाउन का जो साउंड है एंड में कैसा आ रहा हो, ये साउंड एंड में हिंदी का सा, मतलब सा वाला साउंड आ रहा हो। और ये सा वाला साउंड इंग्लिश में एस से आ सकता है, डबल एस से आ सकता है, एस एच से आ सकता है, सी एच से आ सकता है, ऐसे शब्दों से, कि जहां जिस शब्द को बोलने में हिंदी के सा की, और अगर किसी शब्द के पीछे एस, डबल एस, एस एस, सी एच ऐसा शब्द लिखा हो, तो वो आपको इंग्लिश में साउंड सा की दे सकता है। अगर ऐसी साउंड आ जाए, देखना जरा, तो ध्यान रखना है हमेशा एक बात का, कि अगर ये साउंड देता है कैसी, एस, डबल एस, एस एच, सी एच ऐसी, हिंदी के सा की, तो आपको क्या करना है उस नाउन के साथ, क्योंकि हम अपोस्ट्रोफी एस लगाते थे पूरा, तो ध्यान रखना आपको क्या करना है, पूरा अपोस्ट्रोफी एस नहीं लगाना है। ये एस जो है आपका हट जाएगा, मतलब ये सिर्फ कोमा सा अपोस्ट्रोफी ही यूज करना है। वही आपका क्या हो जाएगा? एरर बनता है। समझो कैसे? जैसे यहाँ बोलोगे तो राम्स हाउस आसानी से बोल देंगे तो बिल्कुल ठीक लिखा हो, क्योंकि यहाँ माँ की साउंड आ रही है लास्ट में। या रोहित हाउस, ताकि साउंड आ रही है तो भी ठीक है, बिल्कुल ठीक है। तो यहाँ जब बोलोगे तो कैसे बोलोगे? यहाँ लिखा हो पारस, और फिर दोबारा से क्या करना है, तो इसके साथ पूरा अपोस्ट्रोफी एस ना लगा के सिर्फ क्या लगाना है? अपोस्ट्रोफी लगाना है, एस हट जाएगा। जैसे ही यहाँ हर्ष को बोलोगे, साउंड कैसा आ रहा है? एस एच का साउंड आ रहा है। ऐसे में आपको पूरा एपोस्ट्रोफी एस नहीं लगाना, सिर्फ क्या लगाना है? एपोस्ट्रोफी लगाना है, एस जो हमारा हट जाएगा। तो ठीक कैसे होगा अगर ऐसे लिखेंगे? तो अगर हर्ष का हाउस कहना है तो हम ऐसे कह रहे हैं, अगर मुझे पारस का घर कहना है तो मैं कह रहा हूँ इस तरीके से। सिर्फ ये आपको एपोस्ट्रोफी लगाना। बात समझ आई? तो ये जो है आपका क्या है, पोजेसिव केस की कहानी है, कि पोजेसिव केस में हमें क्या करना है, इस तरीके की हम बातें कर रहे हैं होंगे। आगे बढ़े, चलो। अब इसी में थोड़ी सी बात क्या है, आगे बढ़ाते हैं छोटी सी।
कि आगे आपसे कैसा भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है इसी के ऊपर। जैसे अगर मान लो किसी क्वेश्चन के अंदर, जैसे मैं आपको कह दूं या लिख दूं कि एक छोटी सी बात, कैंडिडेट्स लिस्ट, फिर मैंने लिख दिया यहाँ कैंडिडेट्स लिस्ट, और फिर मैंने यहाँ लिख दिया कैंडिडेट्स लिस्ट, है ना, ये अपोस्ट्रोफी लगा हुआ है। अब समझो क्या है कहानी। आपको क्या बताना है, जो भी शब्द आपको सही लग रहा है उसके बेसिस पे आपको जज करने की कोशिश करनी है और बताना है कि इन तीनों में से कौन सा सही है। समझो। अब देखो, अगर मैं इस शब्द की बात करूं तो यहाँ लिखा हुआ कैंडिडेट, मतलब एक सिंगुलर नाउन लिखा हुआ है, सिंगुलर नाउन लिखा हुआ है तो अपोस्ट्रोफी। तो कैंडिडेट की लिस्ट, और क्या लिस्ट कभी एक कैंडिडेट की होती है? नहीं। लिस्ट के लिए हमें क्या है, दो चार आदमी तो चाहिए। तो लिस्ट एक आदमी की नहीं होती, इसलिए क्या है, लॉजिकली गलत है। फिर आता है कैंडिडेट्स, यहाँ स की साउंड आ रही है, फिर आप पूरा अपोस्ट्रोफी एस दिया हुआ है तो पूरा अपोस्ट्रोफी नहीं आएगा, क्या आएगा, एस, अपोस्ट्रोफी एस नहीं आएगा, सिर्फ अपोस्ट्रोफी वहां लगेगा। कैंडिडेट्स जो लिखा हुआ है, अब देखो यहाँ एस की साउंड आ रहा था, इसने सिर्फ अपोस्ट्रोफी लगाया हुआ है, तो ये बिल्कुल क्या है, क्योंकि लिस्ट के लिए पहली बात ये नाउन प्लूरल होना चाहिए, और प्लूरल है तो अपोस्ट्रोफी यहाँ अकेला आना चाहिए था। बात समझ आई? तो ये क्या है आपका एक छोटा सा क्वेश्चन ये भी बन सकता है। ठीक है, चलो आगे बढ़ जाते हैं। देखो मैं यहाँ कुछ वर्ड्स लिख रहा हूँ आगे फिर से। जैसे मैंने कहा योर्स फ्रेंडली, फिर मैंने लिख दिया योर्स फ्रेंडली, और फिर मैंने यहाँ लिख दिया फ्रेंडली। अब आपको क्या करना है, इन सब में ढूंढने की कोशिश करनी है क्या, कि कौन सा शब्द यहाँ ठीक से लिखा हुआ, कौन से वाली जो चीजें हैं ठीक से लिखी हुई है ना। समझो, यहाँ आप देखोगे तो क्या है, अभी हमने पढ़ा कि हमें क्या चाहिए भाई, एपोस्ट्रोफी चाहिए, यहाँ तो रा का साउंड आ रहा है, इस तरीके पर ध्यान देना। कुछ पोजेसिव वर्ड्स जो हैं खुद ही होते हैं जो आपका अधिकार बता देते हैं। कैसे बता देते हैं, कि अगर मैंने कहा माई हाउस, किस बात से मुझे ये नहीं पता चला घर किसका है, मेरा है। अगर मैं कह दूं यूअर हाउस, आपका घर है, तो किस बात से ये नहीं पता चला घर किसका है, अधिकार किसका है, आपका है। तो क्या ये यूअर नहीं बता दे रहा घर किसका है? तो यहां से यूअर नहीं बता दिया घर किसका है, मालिक कौन है, आप हैं। तो ध्यान रखना, कभी भी अगर आप ऐसे करेंगे तो ये यूअर का मतलब है आपका, और दोबारा से क्या लगा दिया इसने, आपका का घर, या फ्रेंडली हाउस होता तो ये क्या है, आपका का कुछ होता है, नहीं होता। तो ये तीनों के तीनों क्या लिखे हुए हैं, बिल्कुल गलत लिखे हुए हैं। जब योर के साथ ही नहीं आ सकता तो योर्स और इनके साथ आ ही नहीं सकता। समझो अब कहानी क्या है। कुछ वर्ड्स होते हैं पोजेसिव, पोजेसिव वर्ड्स में भी हम बात करते हैं पोजेसिव एडजेक्टिव की, पर अभी हमने नहीं पढ़ा है तो ध्यान रखना बस। पोजेसिव एडजेक्टिव कैसा, कि कहीं माई लिखा हो, हैज लिखा हो, हर लिखा हो, देयर लिखा हो, यूअर लिखा हो, आर लिखा हो, ये सारे क्या है, ये पोजेसिव एडजेक्टिव है। तो कभी भी अगर इनके साथ अपोस्ट्रोफी एस लगा हुआ है तो वो बिल्कुल क्या है, गलत लगा हुआ है। इसके साथ कभी भी अपोस्ट्रोफी एस नहीं आना चाहिए। तो ये सारी बातें, तीनों की तीनों बातें क्या है, गलत लिखी हुई हैं। बात समझ आई? ठीक है, समझो अब आगे छोटी सी चीज। एक छोटा सा शब्द और है जिसको मैं बता देता हूँ, क्या कंफ्यूजन होने के चांस है वहां छोटे से। एक शब्द होता है ऐसे वाला इट्स, और एक शब्द होता है ऐसे वाला इट्स, दोनों को इट्स हम बोलते हैं। ये जो इट्स होता है हमारा बताता है पोजीशन जिसके साथ अपोस्ट्रोफी है, क्योंकि दिक्कत क्यों होगी वो भी समझाता हूँ। और ये हो सकता है आपका इट इज हो सकता है, वोज हो सकता है, या हैज हो सकता है। तो ये सारी बात है। तो अभी हमने सीखा कि पोजेसिव वर्ड जो होता है वो क्या होता है, अपोस्ट्रोफी। मतलब कि राम हाउस अगर मुझे कहना है तो मुझे राम के साथ अपोस्ट्रोफी एस लगाना पड़ेगा। पर यहाँ ध्यान दें, यहाँ आप पोजीशन किसके साथ बताते हैं, बिना एपोस्ट्रोफी वाले के साथ। एपोस्ट्रोफी वाला यहाँ नहीं होता, उसका मतलब होता है वो कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म है, छोटा फॉर्म करके लिखा हुआ है। वो इट इज हो सकता है, वॉज हो सकता है, हैज हो सकता है। इन तीनों में से पोजीशन बताने के अधिकार की बात होगी तो जैसे मैं कह दूं दिस मूवी इज फेमस फॉर इट्स थीम। अब यहाँ इट्स कौन सा होगा, समझो।
कि इट्स होगा पोजीशन बताने वाला विदाउट एपोस्ट्रोफी वाला। और यहां मैं कह दूं कि इट इज, जैसे मैं कह दूं इसको इस तरीके से लिखूं, माई ड्यूटी टू टीच वेल, ये मेरी ड्यूटी है अच्छा पढ़ाना। तो देखो यहाँ क्या लिखा हुआ है, इट इज हो सकता है, तो ये मेरी ड्यूटी है। तो ध्यान देना, इट के साथ ये चीजें क्या हो जाती हैं, थोड़ा सा अलग तरीके से काम करती हैं बाकी चीजों के मुकाबले। तो ध्यान रखना है पॉजिटिव केस की बातें। आगे हम बढ़ते हैं, थोड़ा सा और चीजों के बारे में बात करते हैं। आगे जो आता है हमारा कंपाउंड नाउन आता है। कंपाउंड नाउन का मतलब ये होता है, क्या होता है कंपाउंड नाउन का मतलब, कि अभी जो कंपाउंड मतलब एक से ज्यादा चीजें एक साथ जब मिल जाएंगे। अभी हमने पढ़ा क्या, ब्रदर। तो ब्रदर क्या था हमारा, बेसिकली कॉमन नाउन था। पर जैसे ही आप देखोगे यहां जुड़ जाएगी कहानी ब्रदर इन लो। तो ब्रदर इन लॉ क्या होता है हमारा, साला हो सकता है, जो भी होता है हिंदी में, है ना। साले की हम बात कर रहे हैं, या फिर जो क्या होता है ना, हस्बैंड का भाई जो होता है वो भी ब्रदर इन लॉ होता है। ठीक है। तो ये सारी कहानी क्या है आपकी, ब्रदर इन लॉ में। तो जब भी क्या हो, एक से ज्यादा शब्द किसी नाउन के अंदर आ रहे हो, तो उसका नाम हमने क्या रख दिया, कंपाउंड नाउन। अब इन कंपाउंड नाउन के साथ आपको दो चीजें करनी है। पहली चीज आप करेंगे क्या, आपको बनाना है उसका प्लूरल, और आपको बनाना है उसका पोजेसिव केस, मतलब अधिकार बताना है किसी चीज के ऊपर। पोजेसिव केस की बात और प्लूरल आपको बनाना है। तो देखो कहानी क्या है, कि जैसे यहाँ शब्द लिखा हुआ प्लूरल बनाने के लिए, अगर मैं इसका प्लूरल बनाने जाऊं तो आपको क्या करना है, इसका एक मेजर वर्ड पकड़ना है। मेजर वर्ड पकड़ने का मतलब ये होता है कि आप जिसके ऊपर वो पूरा शब्द डिपेंड है, अगर उसको हटा देना तो उस पूरे शब्द की ही वैल्यू नहीं बचेगी। जैसे यहाँ अगर आप बात करो ब्रदर इन लॉ में, तो ब्रदर की वैल्यू है कि जैसे ही आप इसको हटा दो इसकी कोई भी वैल्यू, पूरे शब्द की इन लॉ की कोई भी वैल्यू नहीं बचेगी। तो ये पूरा डिपेंड किसके ऊपर है, मेजर वर्ड के साथ। और जब भी आपको प्लूरल बनाना होता है, हम या तो एस ऐड करते हैं या यस, कि जब भी नाउन को आप प्लूरल बनाते हैं तो या तो एस या यस ऐड होता है। कैसे, जैसे मैंने कहा टॉय, उसके साथ आपने एस ऐड कर दिया टॉयज, तो टॉय अपने आप में सिंगुलर था और टॉयज अपने आप में क्या है, प्लूरल है। तो जब भी इन शब्दों को मैं प्लूरल बनाने की कोशिश करूंगा, समझो, तो मुझे मेजर वर्ड पकड़ना है, और इस मेजर वर्ड के साथ ही आपको क्या करना है, एस या ई एस, एस ले रहा है तो एस, ई एस ले रहा है तो ई एस ऐड कर देंगे। तो अगर इस ब्रदर इन लॉ को मैं प्लूरल बना रहा हूं, तो मुझे पता चल गया कि ये क्या है, मेरा मेन वर्ड है, मेजर वर्ड है, तो हम करेंगे ब्रदर्स इन लो, इसके साथ ऐड कर देंगे, हमारा क्या बन जाएगा, प्लूरल। अगर पोजेसिव बनाने की बात है तो आपको क्या करना है, वो पूरे शब्द को पकड़ना है, और पूरे शब्द का लास्ट एलिमेंट आपको देखना है। लास्ट एलिमेंट कहने का मतलब, पूरा शब्द पढ़िए तो जहां उसका अंत है, उस लास्ट एलिमेंट के साथ क्या कर देना है, एपोस्ट्रोफी एस लगा देना है। समझो कैसे, जैसे यहाँ लिखा हुआ ब्रदर इन लो, तो ये हमारा क्या है, लास्ट एलिमेंट है लो। तो इसके साथ अगर मैं अपोस्ट्रोफी लगा दूं, अगर मान लो मैं कह रहा हूँ कार है उनकी, तो अपोस्ट्रोफी कहाँ लगेगा, लो के बाद में। तो लास्ट एलिमेंट के साथ अपोस्ट्रोफी लगता है। और कंपाउंड नाउन जब हम बना रहे होंगे, तो प्लूरल बनाएंगे तो मेजर वर्ड के साथ आप एस या यस ऐड कर रहे होंगे। तो है ना। बाकी मुझे एक छोटी सी बात आप बताएंगे कमेंट करके, क्या कि ब्रदर इन लॉ में हम ये इन लॉ ही क्यों लगाते हैं ऐसी चीजों के साथ, है ना, जैसे सिस्टर इन लॉ, आपने पढ़ा होगा फादर इन लॉ, मदर इन लॉ, ये सारा हम ये लो ही क्यों लगाते हैं, इसके अलावा कुछ और शब्द क्यों नहीं लगाते। तो मुझे कमेंट करिएगा ये सारी कहानी। तो चलो फिर मिलते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद।